नमस्कार साथियों, एम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो पेपर को हल करवाने की दिशा में हमने पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा, इसी क्रम में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन इस वीडियो में किया जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे जो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और दोस्तों, यदि कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है तो आप उसको शेयर भी कीजिए, जिससे इस चैनल को जो फ़ायदा है वह सब व्यक्ति या सब स्टूडेंट वो ले पाएँ। दोस्तों, इसी क्रम में आज के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। इकाई लोच मानवक्र का आकार पूछा गया दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर यदि हम इकाई लोच मानवक्र की बात करें तो जब किसी डिमांड कर्व के प्रत्येक बिंदु पर इलास्टिसिटी इकाई के बराबर होती है तो उस सिचुएशन में जो डायग्राम बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसमें यहाँ पूछा गया गिफिन वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में जब डिवाइडेशन करवाया जाता है तो यहाँ पर हम दो मेथड पढ़ते हैं, एक हिट्स मेथड और दूसरा स्लट्सकी मेथड। तो दोस्तों, यहाँ पर जब दोनों ही मेथड में हम बात करें तो गिफिन वस्तु के संदर्भ में यदि बात आती है तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट है वो ज़्यादा बड़ा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। तो इस कारण से जब प्राइस में यदि कमी आती है तो उसे क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी कमी आती है। और दोस्तों, यदि प्राइस बढ़ जाती है तो उसे क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में इनकम इफेक्ट बड़ा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए थर्ड ऑप्शन हमारे पास में दिया हुआ है कि आय प्रभाव बड़ा है प्रतिस्थापन प्रभाव से। अब यदि दोस्तों हम बात करते हैं सामान्य वस्तु के संदर्भ में, तो दोस्तों सामान्य वस्तु के संदर्भ में इनकम इफेक्ट और जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं। तो जब दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं तो उस सिचुएशन में जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड वो कम हो जाती है, यानी लॉ ऑफ डिमांड वो लागू होता है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम निम्न वस्तु के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ यदि निम्न वस्तु है तो उस सिचुएशन में जो इनकम इफेक्ट है और जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं। पर यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट है वो कम शक्तिशाली होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के। तो इस सिचुएशन में जो जब किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड वो लागू होता है। तो दोस्तों, निम्न वस्तु और सामान्य वस्तु के संदर्भ में लॉ ऑफ डिमांड वो पाया जाता है और जबकि गिफिन वस्तु की सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पूछा गया है गिफिन वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, आय प्रभाव बड़ा है प्रतिस्थापन प्रभाव से। तो दोस्तों, यदि यहाँ गिफिन के बजाय यदि निम्न वस्तु होती तो ये क्या हो जाता, ये विपरीत दिशा में हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एक वस्तु का जो मांग उसके पूरक वस्तु की कीमत संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पूछा गया कि एक वस्तु का जो मांग उसकी पूरक वस्तु की कीमत से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो दोस्तों, जब लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक्स वस्तु की क्वांटिटी को लेते हैं और यहाँ पर एक्स वस्तु की प्राइस को लेते हैं। दोस्तों, दोनों में विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब है कि प्राइस जब हाई होती है तो जो क्वांटिटी डिमांड वो कम होती है और यदि प्राइस लो हो जाती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड वो बढ़ जाती है। पर दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि एक वस्तु की जो मांग है, जो डिमांड है यहाँ पे, उसका संबंध दूसरी वस्तु की कीमत से पूछा गया जो वस्तु पूरक है। तो यहाँ पर जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की सिचुएशन में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो परिभाषा होती है कि जब दो वस्तुओं को हम प्रयुक्त करते हैं तो दोनों साथ साथ में प्रयोग में लाई जाती है। जैसे बैडमिंटन यदि कोर्ट की बात करें तो ये दोनों वस्तुएं पूरक वस्तुएं, बैट बॉल की बात करें तो यहाँ पर दोनों वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर यदि पेंट शर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों जो वस्तुएं हैं वो क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो साथ साथ में प्रयुक्त की जाती है। यदि एक की क्वांटिटी को यदि बढ़ा देंगे तो दूसरे की क्वांटिटी को भी हमें बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर
यदि प्राइस यदि यहाँ पर बात जो डिमांड यदि बढ़ाने की बात आए तो यहाँ इसकी प्राइस वो कम होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर वस्तु की जो मांग है उसके पूरक वस्तु की कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है। यानी यदि इसकी जो पूरक वस्तु की यदि मान लो वाई वस्तु यदि पूरक वस्तु है और इसकी कीमत यदि बढ़ जाती है तो इससे जो एक्स वस्तु की डिमांड वो भी कम हो जाती है। दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं हम कि मान लीजिए एक्स और वाई दो गुड्स हैं जो एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, यानी एक्स को यदि हम बढ़ाएंगे तो वाई को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि बात करते हैं यदि पी वाई वस्तु है वह वाई वस्तु से किस प्रकार से संबंधित है, यदि यहाँ पर वाई गुड्स की क्वांटिटी है और यहाँ पर पी वाई प्राइस है तो यहाँ पर यदि पी वाई बढ़ जाती है तो वाई की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों यदि पी वाई यदि बढ़ जाती है तो इससे वाई की जो क्वांटिटी है वाई की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो साथ में यदि वाई क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो एक्स की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कमी आ जाएगी। जब पी वाई बढ़ जाएगी तो एक्स वस्तु की क्वांटिटी में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई गुड्स वो क्या है, पूरक वस्तुएं दोनों साथ साथ में प्रयोग आती है। तो यहाँ पर ये जो एक्स वस्तु है इस वस्तु से किस प्राइस से किस प्रकार संबंधित हुई कि पी वाई बढ़ रही है तो एक्स की क्वांटिटी में भी कमी आ रही है, तो इसलिए ऋणात्मक रूप से संबंधित है। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है ऋणात्मक रूप से संबंधित है, यह आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि माना कि एक्स एवं वाई दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। दोस्तों यहाँ पर स्थानापन्न वस्तुएं दी हुई है, यदि वाई की कीमत बढ़ती है तो एक्स वस्तु के मानवचर में क्या परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों यदि एक्स वस्तु की जो और वाई वस्तु दोनों स्थानापन्न है, यानी एक्स या वाई में हम एक वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यदि वाई की कीमत बढ़ जाती है तो दोस्तों जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो यहाँ पी एक्स लेते हैं और यहाँ पर एक्स लेते हैं। तो दोस्तों डिमांड कर्व यानी विपरीत संबंध होता है कीमत और उसी वस्तु की क्वांटिटी में। यहाँ पर यदि हम बात करें तो वाई वस्तु की यदि कीमत बढ़ जाती है तो इससे वाई वस्तु की क्वांटिटी में क्या होगी, कमी होगी। जब वाई वस्तु की क्वांटिटी में कमी होगी तो स्थानापन्न वस्तुओं की सिचुएशन में एक्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यानी पी वाई बढ़ जाने पर एक्स की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो एक्स का जो मानवचर है दोस्तों यह ऊपर की ओर परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए जब यहाँ पर जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दाएं की ओर खिसकाव होगा। तो इसलिए y की कीमत बढ़ जाने पर जब x की क्वांटिटी बढ़ रही है तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है द डिमांड फंक्शन इज टू कंज्यूमर्स ए एंड बी आर गिवन एज, यानी दो कंज्यूमर्स का डिमांड कर्व दिया हुआ है डी ए और डी बी, यानी ए का डिमांड कर्व है और बी का डिमांड कर्व है। यहाँ पूछा गया इफ द प्राइस इज मोर देन 15 द क्वांटिटी डिमांड बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों ए और बी का या दो कंज्यूमर्स ए और बी का डिमांड कर्व दिया गया है और पूछा गया कि प्राइस यदि 15 से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगा। तो दोस्तों यदि बात करें यहाँ पर जो ए के लिए यदि हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर डी ए बराबर 10 माइनस पी है। तो दोस्तों यदि क्वांटिटी यदि 0 हो जाए तो उस सिचुएशन में जो प्राइस है वो 10 हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ में प्राइस यदि 15 से ज़्यादा है तो दोस्तों जब यदि कीमत 15 से ज़्यादा होगी तो यह डिमांड करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 माइनस 10 जब प्राइस 10 होगी तभी वो 0 हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में जब प्राइस 15 होगी, 15 से ज़्यादा होगी तो उस सिचुएशन में डिमांड जो ए करेगा वह 0 इकाई का करेगा। साथ ही यदि हम बी की बात करें तो बी में जो डिमांड कर्व हमें दिया गया है डी बी बराबर 15 माइनस पी। तो दोस्तों यह भी जब प्राइस 15 होगी तो डिमांड वो क्या करेगा, 0 करेगा। तो यहाँ पर जब मोर देन प्राइस यदि 15 हो तो उस सिचुएशन में जो बी है वो भी डिमांड है वो 0 करेगा। इसलिए जो राइट आंसर आ जाएगा दोनों ही 0 जो डिमांड है वो करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ दिया गया कि
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया कि परफेक्ट जब कंपटीशन है तो उस सिचुएशन में कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप परफेक्ट कंपटीशन जब अध्ययन करते हैं तो उसमें जब परफेक्ट कंपटीशन की जो विशेषताएं हैं कि उसमें जो प्रमुख रूप से है कि वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। जितनी भी फर्में जो अनलिमिटेड फर्में हैं या बहुत सारी जो फर्में हैं जो वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे वह समरूप यानी एकदम समान रूप से होनी चाहिए, न कि डिफरेंशिएट होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो तो सही है। पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो क्रेता है और जो विक्रेता है दोनों को ही पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यह सभी मार्केट में है वो स्थिति पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण जानकारी भी पाई जाती है। यहाँ पर यदि आवागमन की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आवागमन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, तो यहाँ पूछा गया सही नहीं है। तो दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो अधिक बाजार शक्ति की बात आती है, यानी जो फर्म है उसका प्राइस पर कंट्रोल कितना रहता है। तो यहाँ पर यदि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रेता है और बहुत ही ज़्यादा विक्रेता है। तो दोस्तों जब विक्रेता बहुत सारे होते हैं तो एक फर्म यदि कीमत को बढ़ाने का प्रयास करती है तो उसके जितने भी जो क्रेता है वो सारे के सारे अनोदर विक्रेता की ओर मूव कर जाते हैं, यानी इसकी जो डिमांड वो जीरो हो जाती है। तो इसीलिए जो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड करवा जब हम बनाते हैं तो एक फर्म का जो डिमांड करवा है वो अक्षांश के समानांतर होता है। वहां पर इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी के बराबर होती है, यानी प्राइस है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में जो बाजार शक्ति है वो जीरो हो जाएगी। इस सिचुएशन में जब परफेक्ट कंपटीशन होता है वहां पर बाजार शक्ति क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो जब एकाधिकारी की बात करते हैं तो एकाधिकार में बाजार शक्ति वो उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जितने भी जो मार्केट हैं वहाँ पर जो बाजार शक्ति है वहाँ पर कुछ न कुछ बाजार शक्ति है वो विद्यमान होती है। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की सिचुएशन में पूछा गया है दोस्तों और सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिक बाजार शक्ति। यहाँ पर बाजार शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यहाँ दिया गया है कि जब लाभ धनात्मक हो तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था एक अधिकतम लाभ प्राप्ति उद्देश्य वाली पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए सही है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि यदि लाभ पॉजिटिव हो, यानी प्रॉफिट की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए सही पूछा गया है। तो एक चीज़ तो आपको यह ध्यान रखनी है कि यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। और निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था एक अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन को देते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया कि MR बराबर MC। तो दोस्तों जब हम एक फर्म के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम की जो शर्त होती है, फर्स्ट शर्त यही होती है कि MR बराबर MC होनी चाहिए। सेकंड जो शर्त होती है वह जो MC कर्व है MR को नीचे से कट करता है। यदि हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर जो डायग्राम बनता है, यहाँ पर MR कर्व बराबर AR कर्व होता है दोस्तों। यहाँ पर प्राइस बराबर होती है और MC कर्व नीचे से इसको यहाँ पर कट करता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर होता है। तो दोस्तों MR बराबर MC सही है। यहाँ पर भी MR बराबर MC है, पर यहाँ पर अधिकतम प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों। सेकंड जो शर्त है वो बहुत ज़रूरी है कि MC कर्व MR को नीचे से कट करें। तो यहाँ पर MR बराबर MC सही है, यहाँ पर A सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन B दिया हुआ है कि अधिकतम लाभ के उत्पादन स्तर बिंदु पर MC वर्कर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब हमने कर्व बनाया था MR कर्व बराबर AR के, तो यहाँ पर हमने देखा कि MC कर्व नीचे से कट करता है तभी संतुलन बिंदु होता है। तो यहाँ पर ये दिया गया कि MC वर्कर नीचे की ओर गिरता है। तो दोस्तों MC वर्कर नीचे की ओर नहीं गिर रहा है, MC वर्कर है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, B गलत हो जाएगा। दोस्तों C की यदि हम बात करें तो अल्पकाल में कीमत
एवीसी से अधिक होती है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है कि अल्पकाल में यदि प्रॉफिट हो रहा हो तो कीमत है वो एवीसी से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ए और सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन में राइट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एक फर्म का पूर्ति वर्कर को बाएं की ओर खिसकाने वाले उत्तरदायी कारण कौन से हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूर्ति वर्कर वो नीचे से ऊपर की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर जाता हुआ होता है। यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है इसके बारे में दिया गया कि जो पूर्ति वर्कर है यदि वह एस की बजाय S1 हो जाता है, यानी ऊपर की ओर मूव करता है, तो यह क्यों करता है ना, बाएं की ओर खिसकाने के लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पर तकनीकी प्रगति, तो तकनीकी प्रगति के कारण दोस्तों बाएं की ओर खिसकाव नहीं होता है, दाएं की ओर खिसकाव होता है, क्योंकि कॉस्ट में कमी आ जाती है। तो तकनीकी प्रगति से उन्हीं संसाधनों के द्वारा अधिक उत्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसलिए सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला जो ए है वो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पूछा गया है उत्तरदायी कारण कौन से हैं बाईं और पूर्ति वर्कर के खिसकने के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जहाँ पर ए है, यानी ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा दोस्तों, ये आंसर नहीं आएगा। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दोस्तों केवल एक ही वजह से आपने फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए अपने आंसर को पहचान लिया, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट यदि इसमें बात करते हैं और पॉइंट की, तो यहाँ पर बी आगत कीमत में वृद्धि के कारण। तो दोस्तों आगत कीमत में वृद्धि का मतलब होता है कि जो संसाधन हम काम में ले रहे हैं, एक फर्म जो संसाधन काम में लेती हैं, यदि उनकी कीमतों में यदि वृद्धि हो जाती है तो उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण उनकी कॉस्ट में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों कॉस्ट में वृद्धि से जब लागत में वृद्धि हो जाती है तो सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। और यदि दोस्तों एक इकाई कर यदि लगा दिया जाता है तो भी क्या हो जाएगा, यह बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे केवल यदि आपको पहले ऑप्शन के बारे में पता होता तो आप फटाफट से इसका आंसर दे सकते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म है उसका मान वर्कर होता है। तो दोस्तों ये तो सिंपल है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है वो एक्स के क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पर जो डिमांड कर्व है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और जब इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है तो उसको हम पूर्णतः लोचदार वर्कर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर पूर्णतः लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि पूर्ति वर्कर स्थिर रहने पर यदि मान वर्कर दाएं की ओर खिसकता है तो संतुलन मात्रा व संतुलन कीमत क्रमशः होती है। दोस्तों यहाँ पर जब हम डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा निर्धारण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि यदि मान वर्कर दाएं की ओर खिसक जाए, तो दोस्तों यहाँ पर मान वर्कर यदि दाईं ओर खिसकता है तो इस सिचुएशन में जो संतुलन बिंदु है वो E1 पर निर्धारण होता है, और यहाँ पर जो प्राइस है वो पहले की तुलना में बढ़ जाती है और संतुलन क्वांटिटी भी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों ही बढ़ रही है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ही बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पूछा गया है एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में प्रत्येक फर्म उस बिंदु तक श्रम को लगाती है जहाँ पर श्रम की सीमांत आगम उत्पादन है वो किसके बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब परफेक्ट कंपटीशन की बात आती है उस सिचुएशन में जो मजदूरी दर है वो श्रम के सीमांत आगम के बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में आपको जब श्रम को मजदूरी दर का निर्धारण के बारे में पढ़ाया जाता है तो उस सिचुएशन में आपको बताते हैं कि जो श्रम की सीमांत आगम उत्पाद है वह मजदूरी दर के बराबर होती है। तो उसी सिचुएशन पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन है वो पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में जब लेबर की जो वेज डिटर्मिनेशन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन वो करेक्ट
हो जाता है मजदूरी दर के बराबर। दोस्तों इस पर भी हमें अलग से वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में 15% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यदि 25% है तो मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो 15% है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन बटे प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी में 15% का परिवर्तन हो रहा है और प्राइस में 25% का हो रहा है, तो यहाँ पर जब आप रेशियो निकालोगे तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। तो दोस्तों यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के आधार पर बात करें तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इकाई से कम। देखिए यहाँ पर आपके पास में इकाई के समान दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में 25% यदि प्राइस में परिवर्तन आने पर डिमांड में भी 25% परिवर्तन होता है तो इलास्टिसिटी वो इकाई के बराबर हो जाती। दोस्तों इकाई से अधिक कब होती, जब 25% परिवर्तन आने पर यदि 26 या 26 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है 30, 40, 50, तो यदि डिमांड में यदि इतना परिवर्तन आता है तो इकाई से अधिक वो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड वो हो जाती। और अनंत के समान है वो तब होती जब प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं आने पर डिमांड में बहुत सारा परिवर्तन आ जाए, तो उस सिचुएशन में है वो इलास्टिसिटी इन्फिनिटिव के बराबर हो जाती। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो एक पहला ऑप्शन, इकाई से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर यह दिया गया है कि जब औसत AR आगम बढ़कर ऊपर से नीचे की ओर होगा तो सीमांत आगम MR क्या होगा। तो दोस्तों जब AR कर्व है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है तो उस सिचुएशन में MR कर्व है उससे हाफ दूरी पे रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर जब AR कर्व हम बनाते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में तो MR कर्व है उससे बिल्कुल हाफ दूरी पे बनाते हैं। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ऑप्शन में हम देखें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन कि जो औसत आगम AR वर्कर से अधिक झुका हुआ होगा, औसत आगम AR वर्कर से अधिक झुका हुआ होगा, तो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है औसत आगम AR वर्कर से चपटा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर MR कर्व है औसत आगम AR वर्कर से ज़्यादा चपटा नहीं है बल्कि अधिक ज़्यादा ढलान लिए हुए होता है। तीसरा ऑप्शन है औसत आगम वर्कर के समानांतर होगा, तो दोस्तों यहाँ पर औसत आगम वर्कर के समानांतर भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भ्रम में नहीं रहना है दोस्तों। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में 1 और 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो अधिकतर विद्यार्थी वो अनुमान के आधार पर टिक करके आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जब AR कर्व गिरता है उसी पोजीशन में MR कर्व है वो हाफ दूरी पे रहता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस वो रहती है। तो दोस्तों हो सकता है नेक्स्ट कभी भी एग्जाम हो तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दिया जा सकता है कि AR से हाफ दूरी पर MR रहता है। यदि आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो तो परफेक्ट कंपटीशन में जो AR है वो इक्वल टू MR होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है उस सिचुएशन में AR कर्व यदि हॉरिजॉन्टल है तो MR कर्व भी हॉरिजॉन्टल होगा और सेम होगा, तो AR बराबर MR होगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो दिया गया है क्वेश्चन, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कुल आगम बढ़ता है। तो दोस्तों एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की जब सिचुएशन होती है तो उसमें कुल आगम जो टोटल जो रेवेन्यू है वो कब बढ़ता है। तो दोस्तों यह स्थिर दर से बढ़ता है। दोस्तों अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब परफेक्ट कंपटीशन में जब TR कर्व हम बनाते हैं तो वह एक कांस्टेंट रूप से सीधी रेखा के रूप में बढ़ता हुआ होता है। दोस्तों ये आवश्यक नहीं कि ये 45 डिग्री एंगल लिए हुए हो तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का हो, यह आवश्यक नहीं है, पर यह एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता हुआ होता है। यह कांस्टेंट रेट से क्यों बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों जब आप परफेक्ट कंपटीशन में आप न्यूमेरिकल जनरेट करते हो तो जब प्राइस और क्वांटिटी में जब आप रिलेशन बताते हो तो यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होती है। दोस्तों इसके लिए मैंने भी एक वीडियो बना के मैंने अपलोड किया है, आप उस वीडियो को भी अपलोड
उसको दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर P जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो उस सिचुएशन में जो क्वांटिटी है वो बढ़ती हुई प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम TR निकालते हैं तो यहाँ पर TR वो P इंटू Q के रूप में हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर 100, 200 और 300 हो जाता है। दोस्तों जब आप AR निकालते हो तो AR का जो फॉर्मूला होता है वह TR अपॉन Q होता है। तो दोस्तों जब इस Q का भाग TR में देते हो तो प्राइस की इक्विवेलेंट वो सेम जो प्राइस है वही AR निकल के आ जाता है। और दोस्तों यदि हम MR निकालते हैं तो MR निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q होता है। तो दोस्तों यदि हम प्राइस 10 के आधार पर यदि क्वांटिटी 0 के बेस पे निकालेंगे तो यहाँ पर MR भी 10 आएगा, और यदि हम पहला यदि बेस नहीं माने तो यहाँ पर डैश आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या यदि हम निकालेंगे तो यहाँ 200 माइनस 100 अपॉन 20 माइनस 10, यानी यहाँ पर 100 अपॉन 10 यानी बराबर 10 हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ 300 माइनस 200 अपॉन 30 माइनस 20 यानी 100 अपॉन 10, यानी यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर MR की जो वैल्यू है वो भी प्रत्येक बिंदु पर जो प्रत्येक प्राइस है उसके ऊपर 10 के बराबर रहेगी, और प्राइस है वो AR के बराबर रहेगा, और AR है वो MR के बराबर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम कर्व बनाएंगे तो उस सिचुएशन में जो डायग्राम बनता है वह AR इक्वल टू MR इक्वल टू P, तो प्राइस के बराबर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पर पूछा गया है कुल आगम की बात की गई है दोस्तों, यहाँ पर AR MR की बात नहीं की गई है। मैंने तो रीजन बताने के लिए कि जो कुल आगम स्थिर दर से बढ़ता है वह क्यों बढ़ता है उसका रीजन है कि MR और AR कांस्टेंट होता है और प्राइस की इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि माना कि एक वस्तु की बाजार कीमत 5 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक फर्म द्वारा उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में 15 इकाई की वृद्धि हो जाती है। पूर्ति की कीमत लोच 0.5 है, तो फर्म की जो प्रारंभिक उत्पादन की मात्रा वो पूछी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हो कि जब पूर्ति की जो लोच निकालते हैं तो पूर्ति की जो लोच है वो क्वांटिटी में प्रतिशत जो परिवर्तन है अपॉन प्राइस में प्रतिशत जो परिवर्तन है उसके आधार पर निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम फॉर्मूले में यदि वैल्यू पुट करें तो यहाँ 0.5 है वो पूर्ति की लोच दी हुई है, और यहाँ पर यदि क्यू में प्रतिशत परिवर्तन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मैं इसको हटा के पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो एक वस्तु की जो बाजार कीमत है वो 5 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर P1 है वो 5 रुपये है, P2 है वो 20 रुपये है। परिणाम स्वरूप एक फर्म द्वारा उस वस्तु की पूर्ति की जो मात्रा है तो डेल्टा जो S है वो कितना हो रहा है 15 इकाई। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा यहाँ पर जो है वो हमें S1 निकालना है कि भाई क्या है, और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है वो 0.5 दी गई है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इक्विवेलेंट होती है क्यू में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर क्यू में जो प्रतिशत परिवर्तन है दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं है, तो प्रतिशत जो परिवर्तन है यहाँ पर देखिए डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। तो दोस्तों 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा क्यू हमें यानी डेल्टा S दिया हुआ है तो यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ पर S1 है वो एज इट इज हम लिख लेते हैं। यहाँ जो डेल्टा P है 20 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा 15, और P कितना है 5। तो दोस्तों यदि हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यदि इस 3 को यदि हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो 0.5 इंटू 3 इक्वल 15 अपॉन S1। दोस्तों यदि इस S1 को हम यदि लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ 0.5 इंटू 3 यदि मैं डायरेक्ट इसको लिखूँ तो यहाँ 1.5 हो जाएगा और इंटू S1 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं इसको हटा के दोबारा लिख रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। यहाँ पर 1.5 इंटू S1 बराबर 15। दोस्तों S1 एज इट इज इधर रह जाएगा
यहाँ 15 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। दोस्तों इस पॉइंट को हटाने के लिए दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये 150/15 हो जाएगा। तो S1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड जो ऑप्शन है 10, तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अल्पकाल में एक फर्म का बंद बिंदु होता है। तो दोस्तों जब अल्पकाल की बात आती है, यहाँ पर दोस्तों यह बात की गई है जब परफेक्ट कंपटीशन होता है उस सिचुएशन में, और यहाँ पर जब परफेक्ट कंपटीशन में जब हम उत्पादन बंद करो बिंदु का अध्ययन करते हैं तो उस सिचुएशन में एसी कर्व और एमसी कर्व कट करते हैं न्यूनतम बिंदु पर, एसी के न्यूनतम बिंदु पर एमसी कट करता हुआ होता है। साथ में एआर कर्व है वो नीचे की ओर होता है, इसका मतलब लॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब एवीसी कर्व यदि हम पढ़ते हैं तो उत्पादन बंद करो बिंदु तब होता है जब एवीसी का न्यूनतम बिंदु उसको टच करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्राइस है, क्योंकि प्राइस बराबर होती है एआर और एमआर के, तो दोस्तों यहाँ पर जब प्राइस बराबर होती है एआर और एमआर के और संतुलन बिंदु पर एमआर बराबर होना चाहिए एमसी के। दोस्तों जब ये एमआर बराबर एमसी होता है तो यहाँ पर जो कर्व है वो पी बराबर एमसी ऑटोमेटिक हो जाता है। पर दोस्तों जब उत्पादन बंद करो बिंदु की बात आती है तो उस सिचुएशन में ये एवीसी भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जब एमसी एवीसी को कट करता है तो एवीसी के न्यूनतम बिंदु को कट करता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पर जब एसी कर्व, एवीसी कर्व, एमसी कर्व, अब प्राइस यदि मान लीजिए गिरकर यदि यहाँ आ जाती है पी, तो यहाँ एमआर बराबर एआर है, तो यहाँ इस न्यूनतम बिंदु एवीसी को कट करता है। तो दोस्तों जब यदि प्राइस गिरकर यदि इस सिचुएशन में आ जाती है, ओपी प्राइस हो जाती है, तो उस सिचुएशन में एवीसी के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करती है, जहां पर एमसी कर्व भी बराबर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें बराबर हो रही है, एमसी बराबर हो रहा है एमआर के, और एमआर बराबर होता है एआर, और एआर बराबर होता है पी। और दोस्तों जब उत्पादन बंद करो बिंदु होता है तो वहां पर एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो भी बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ उत्पादन बंद करो बिंदु उस सिचुएशन में होता है जब प्राइस एवीसी के या तो बराबर हो जाए या इससे नीचे आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो प्राइस यदि एवीसी के बराबर आती है तो एवीसी का मिनिमम पॉइंट भी होता है, और साथ में क्या होना चाहिए, लेस देन प्राइस होनी चाहिए, यानी एवीसी से कम होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप देखिए ऑप्शन में यहाँ पी ज़्यादा दिया गया है, तो दोस्तों यह ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला जो हमारा आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एसएमसी की बात आ रही है तो यहाँ पे ये गलत है और ये भी गलत है। दोस्तों इस सिचुएशन में यदि बात आती है फोर्थ ऑप्शन में, जब पी प्राइस बराबर होता है शॉर्ट एवरेज कॉस्ट कर्व के, तो उस सिचुएशन में नो लॉस और नो प्रॉफिट का बिंदु होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन यदि मान लीजिए कभी क्वेश्चन में यदि आपके आ जाए कि अल्पकाल में नो लॉस और नो प्रॉफिट का बिंदु डिटर्मिनेशन करना है, तो वहां पर फोर्थ ऑप्शन होगा। और यहाँ पर उत्पादन बंद करो बिंदु दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एक उपभोक्ता की प्राथमिकताएं साधारणतः अनादिमान मानचित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। एक उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को साधारणतः एक उपयोगिता फलन के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों यदि दोनों की बात करें तो यहाँ पर जब हम ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं तो जब उपभोक्ताओं के अनुमान की बात आती है या उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं की जब बात आती है तो हम इंडिफरेंस कर्व यानी अनुमान मानचित्र के द्वारा भी दर्शाते हैं, और साथ में यदि ऑर्डिनरी यूटिलिटी की बात आती है तो उसे हम उपयोगिता फलन के द्वारा भी दर्शाते हैं। तो दोस्तों दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पर दिया गया है बजट घाटा पूछा गया दोस्तों। तो बजट घाटा जो है वो सभी जो प्राप्तियां जो होती है
क्योंकि जब बजट को पेश किया जाता है तो जो प्राप्तियां, जो जितने भी साधन हैं उन संसाधनों के द्वारा जो प्राप्तियां हो रही है और जो जितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है उनके बीच में जो अंतर है वो बजट घाटा कहलाता है। तो दोस्तों अलग से हम इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है और जो राजस्व घाटा है वो क्या होता है। इसके अलावा जो देनदारियां हैं, ऋण जो है, उनके बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बजट घाटा जो पूछा गया है वो उसमें जो आंसर होगा, पहला आंसर सभी प्राप्तियों व सभी व्यय के बीच में अंतर। दोस्तों यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, यहाँ पर गिनी गुणांक का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों गिनी गुणांक का जो प्रयोग होता है वो आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तरलता जाल की अवस्था में कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ पर केन्स के जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है उसके बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। तो पहला जो ऑप्शन है पूछा गया ब्याज दर अत्यधिक होती है। तो दोस्तों तरलता जाल की सिचुएशन में जो ब्याज दर होती है यहाँ पर न्यूनतम हो जाती है। दोस्तों इस सिचुएशन में जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो हो जाता है जब जो तरलता के लिए या जो कैश के लिए जो डिमांड है वो यहाँ पर इस न्यूनतम ब्याज दर पर अनलिमिटेड वो डिमांड हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ब्याज दर अत्यधिक होना, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ब्याज दर क्या होती है, निम्न होती है। दोस्तों यहाँ पर मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि जब जो किसी देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो उस आरबीआई ने यदि मनी सप्लाई को यदि बढ़ा दिया जाता है तो इससे जो ब्याज दर है वो कम हो जाती है। पर दोस्तों ऑलरेडी इस ब्याज दर पर जो मुद्रा की जो मांग है वो अनलिमिटेड होती है, तो यहाँ पर ब्याज दर कम करने से उसकी डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यह मौद्रिक नीति जो है वो अप्रभावी हो जाती है। तो बी सही हो जाएगा। तो यदि ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहले में केवल एक दिया गया तो ये तो गलत है, हमें पूछा गया सही, तो ये सेकंड भी सही है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। यदि आपको ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करनी है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में यदि आपको, अभी हम प्राइमरी लेवल पे ऊपर जो है उनकी बात कर रहे हैं, और साथ ही अभी जो वर्तमान में हमने केवीएस का जो वर्तमान में जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके मन में जो डाउट है वो दूर हो सके। और साथ ही साथ हम अलग से जो आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि यह चुनावी साल है और दोस्तों इस चुनावी साल में बहुत सारी जो वैकेंसियाँ वो और आने वाली है, तो आप तैयार रहिए अध्ययन करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो आगे इस चैनल पर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको प्राप्त होते रहे और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको प्राप्त होती रहे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।